जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस प्लस मैथ्स के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में मुठिया प्रथा शुरू की गई थी। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रत्येक घरों से एक मुट्ठी अनाज दान करने की पहल को मुठिया प्रथा कहा गया। देखिए, बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है तो 1920 में, और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 में। किस कारण के कारण तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बंग भंग आंदोलन कब हुआ था। देखिए, दूसरा प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक था कौन, तो मखली पुत्र गोसाल। सही आंसर है ए ऑप्शन। और देखिए दोस्तों, इस संप्रदाय का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेख में भी लिखा गया है। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नवम मंडल में एक पूछा जाता है तीसरा मंडल। तो याद रखिए, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, कौन सा, तो 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे प्रस्तावना में जो वर्णित न्याय के आदर्श है इसको लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से, यानी कि रूस के संविधान से। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है। तो याद रखिएगा, 5वें प्रश्न का आंसर है उद्योग में। भारत में विद्युत की सर्वाधिक खपत उद्योग में होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है जो कि गोदावरी नदी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और देखिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भोपाल में है। भोपाल में क्या है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है। और भारत के सभी मिट्टियों में सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है यही जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। और मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है,
तो मृदा का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए। सैडलर जो कमीशन है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए दोस्तों, सैडलर कमीशन जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। कुछ इम्पोर्टेंट अनुसूची है जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए 6ठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और देखिए 3री अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश हो गया, राज्यपाल, इन सभी के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है 3री अनुसूची में। 7वीं अनुसूची की बात करें, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, ये सभी संबंधित है 9वीं अनुसूची से। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। सही आंसर है बिहार के नील उत्पादक किसान, याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। भारत की शैक्षिक नीति में निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, मार्क करके रखें। भारत की शैक्षिक नीति में निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो याद रखिएगा सही जवाब है लॉर्ड मैकाले। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में, याद रखिएगा, सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? शंकु। शंकु जो है ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। शंकु कोशिका आंख में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। और देखिए आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग टाइम पर क्लास करेंगे। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरित लवक। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर कीजिए। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। कब? तो 1927 में। आंसर है बी ऑप्शन। अक्रिय गैसों की परमाणुता क्या होगी? तो देखिए दोस्तों अक्रिय गैसों की परमाणुता जो है 1 होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए बात करें अक्रिय गैस, तो देखिए दोस्तों अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया है। और कौन कौन से अक्रिय गैस है? तो देखिए हीलियम है, और क्या है? नियोन है, यहाँ बता देते हैं सभी को। फिर आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये अक्रिय गैस है। और इन अक्रिय गैस में ये जो
रेडॉन है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, याद रखिएगा। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है कौन सी अक्रिय गैस है, तो ये आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो छोटी जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो छोटी जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और एक पूछा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था किसने? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। निम्नलिखित में कक्षक का आकार किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वे, याद रखिएगा किसने? विलियम हार्वे ने किया था। तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन मुख्य क्वांटम संख्या, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो यहाँ पे बॉक्साइड, देखिए दिया गया है डी ऑप्शन में। बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन हमने आपको बताया था कौन कौन सा है। तो देखिए विटामिन बी और सी, ये 2 विटामिन जल में घुलनशील है। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो याद रखिएगा पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक अम्ल। तो याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से सूखा रोग जिसको रिकेट्स भी बोला जाता है। विटामिन ए की कमी से आप सभी जानते हैं रतौंधी और रासायनिक नाम रेटिनॉल। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो देखिए दोस्तों आवर्त सारणी में अगर वर्ग में पूछा जा रहा है ऊपर से नीचे जाएंगे तो कौन सा गुण है जो सदैव बढ़ता है? तो ये है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या सदैव बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। याद रखिएगा वर्गों की संख्या टोटल 18 है और टोटल 7 आवर्त है। ब्रोंज किसका मिश्रण होता है? चलिए आंसर बताएंगे। ब्रोंज यानी कि कांसा पूछा जा रहा है, इसी को बोला जाता है ब्रोंज। तो हमने आपको बताया था कांसा ये मिश्रण होता है कॉपर प्लस टीन का, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा तांबा और जिंक यानी कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है कौन सा? पीतल। और एक गन मेटल पूछा जाता है। गन मेटल हो गया कॉपर, साथ में जिंक और साथ में टीन। तो कॉपर, जिंक और टीन के मिश्रण से बनता है गन मेटल। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे 22 के लिए। टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है यानी प्रयोग होता है, यह क्या है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जिप्सम है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमने आपको काफ़ी बार बताया है। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O और जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है?
ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र होता है H2SO4, याद रखिएगा। और पेट के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है। एक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो याद कर लीजिए, एक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन, याद रखिएगा, एल्कीन कहलाता है। अब देखिए पूछा जाता है एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का और एल्काइन का। तो एल्केन का सबसे पहले ध्यान रखिए, इसका होता है CnH2n+2, ये एल्केन का है। एल्कीन की बात करें तो इसका होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसे आप सभी जरूर ध्यान रखें, पूछा जाता है एग्जाम में। किसी संख्या का 35% 91 है तो संख्या बताइए। ये मैथ्स के प्रश्न है, चलिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 35%, मान लेते हैं संख्या है x, तो x का 35% बराबर है 91। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x इंटू 35/100 बराबर 91। अब यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा आपका 91 इंटू 100 ऊपर हो जाएगा और 35 नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से 5 से 35 को काटेंगे 7, और ये हो जाएगा आपका 5 से 20, फिर 7 से काटेंगे 91 को 13। अब 13 गुना 20 करेंगे तो 260। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन 260। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, बेसिक लेवल का प्रश्न है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, यानी लंबाई 3x है तो चौड़ाई है x, और इसका परिमाप दिया है 96 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है 3x, चौड़ाई है x, और परिमाप दिया गया है 96। अब देखिए 3x और x, 4x, 4 गुना 2, यानी कि यहाँ पे 4 गुना यहाँ पे 2 दिया गया है। ओह सही है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया है 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1, यानी कि लंबाई 3x है तो चौड़ाई x है। परिमाप दिया गया है 96 मीटर, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है 3x प्लस चौड़ाई है x, और ये दिया हुआ है 96 मीटर। तो देखिए 3x में x को ऐड करेंगे 4x, और फिर गुना 2 से करेंगे 8x। 8x का वैल्यू 96 है, 8 से काटेंगे 96 को तो 12, यानी x का वैल्यू 12 हो गया। तो यहाँ पे लंबाई पूछा जा रहा है, लंबाई है 3x, तो x के जगह पे 12 पुट कीजिए, तो 12 दिया 36। सी ऑप्शन आपका आंसर है। आगे देखिए, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, इसको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है? तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। किस सूत्र से निकालेंगे? तो वही हीरोन का सूत्र से, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग s निकाल लेंगे। s बराबर क्या होता है? तो a + b + c / 2, यानी तीनों भुजाओं का योग, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 102। 102 और 78 हो जाएगा आपका 180। तो 180 में 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 90, यानी s का मान आ गया आपका 90। हीरोन का सूत्र होता है √s × s - a s - b s - c। तो यहाँ पे सूत्र को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। तो s इंटू, यानी s 90 है,
S माइनस ए, 90 माइनस ए का मान 72 है पहली भुजा। फिर होता है S माइनस बी, 90 माइनस 30, और फिर होता है S माइनस सी, 90 माइनस 78। तो देखिए यहाँ फिर से लिखते हैं इसको क्लियर करके। तो 90 हो गया और 90 में 72 जाएगा, आपका बच जाएगा 18, और 90 में 30 जाएगा 60, और 90 में 78 जाएगा 12। तो यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट में 90 इंटू 18 इंटू 60 इंटू 12। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1080 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बोला गया है इसको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च है 20 पैसे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 वर्ग मीटर का खर्च है 20 पैसे। तो 1080 का कितना हो जाएगा गुना 20, और इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 से 100, 5, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 2, 1, 6। देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन में जो 8000 है ये पूर्ण घन है, क्योंकि इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो 20 आएगा। तो 20 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 8000 होगा। तो आंसर बी है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमने आपको काफ़ी बार बताया है। जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है, और ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है कर्नाटक में, और इसका अन्य नाम क्या है? तो गरसोप्पा जलप्रपात भी इसे कहते हैं। बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो देखिए एक पूछा जाता है बिहारी अखबार और एक पूछा जाता है द बिहार टाइम्स। तो द बिहार टाइम्स समाचार पत्र जो है 1894 में महेश नारायण द्वारा निकाला गया, जबकि बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वरी प्रसाद थे। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? ये प्रश्न भी हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी है। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था? तो देखिए कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम तंतुवाय था। सही जवाब है ए ऑप्शन। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फुल फॉर्म से भी कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे ईपीसीजी का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो देखिए दोस्तों नाबार्ड जो है ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसके साथ में यही बताएंगे भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम क्या था। पूछा जाता है एग्जाम में। यूरेनियम का विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं कहाँ पर? चलिए आंसर बताएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए यूरेनियम उत्पादन में झारखंड जो है प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा ये है चावल। और विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल पूछा जाता है जो कि गेहूं है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। चना सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? और दोस्तों अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन,
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है यह है क्या? तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है विल्सफुल बिहार। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? देखिए यहाँ से आपको 3 से 4 और प्रश्नों को बताते हैं, सभी को ध्यान से सुनिए। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय शामिल है, आंसर हो जाएगा इसका श्रमिक संघ, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के जो 7वीं सूची है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अवशिष्ट शक्ति जो है किसके पास होती है? तो याद रखिएगा अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होती है। और देखिए ये जो समवर्ती सूची है, ध्यान दीजिए समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय मूल संविधान में थे, लेकिन वर्तमान में अभी इसमें 52 विषय है, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसे आप जरूर ध्यान रखें। और पूछा जाता है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो इसे भी याद रखिए समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। आगे देखिए बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ये आखिरी प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंटूर रेखाएं कहलाती है। ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।